नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें बताएगा कि आखिर दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान यानी भारत का संविधान बना कैसे था। सोचिए, एक नया नया देश जिसकी विविधता यानी डाइवर्सिटी इतनी जबरदस्त हो, उसके लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाए। ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी जिसका सामना हमारे देश के निर्माताओं को करना पड़ा था। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, इसकी कहानी कोई आज़ादी के दिन से शुरू नहीं होती। नहीं, ये तो दशकों पुराना सपना था। एक ऐसी मांग जो लगातार उठ रही थी, अपने भविष्य का फैसला खुद करने की मांग। और ये सपना हकीकत कैसे बना, जरा इस सफर को देखिए। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार ये आइडिया दिया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। 1938 में नेहरू जी ने कहा कि यह असेंबली तो वयस्क मताधिकार से चुनी जानी चाहिए। और आखिरकार 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में ये मांग मान ली। और फिर आया 1946, जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। मतलब एक आइडिया से लेकर हकीकत बनने तक का ये पूरा सफर था। अच्छा, तो ये संविधान सभा बन तो गई, पर इसमें लोग कौन थे? कौन थे वो लोग जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी? जब देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद ये जिम्मेदारी आई 299 सदस्यों के कंधों पर। और ये सिर्फ कोई 299 नाम नहीं थे, ये वो लोग थे जो उस नए भारत के हर कोने की, हर आवाज की नुमाइंदगी कर रहे थे। और जैसा मैंने कहा, ये कोई सिर्फ वकीलों या नेताओं का ग्रुप नहीं था। ये तो अपने आप में एक छोटा भारत था। देखिए, 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 70 सदस्य रियासतों से। हर 10 लाख लोगों पर एक सीट थी। और एक बहुत ज़रूरी बात, इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने इस पूरे काम में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। अब इतना बड़ा काम था, तो इसे ठीक से करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गईं। सबसे ज़रूरी कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसके अलावा यूनियन पावर्स कमेटी को जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, प्रांतीय संविधान कमेटी को सरदार वल्लभभाई पटेल और स्टीयरिंग कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब हर बड़े नेता के पास एक अहम जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो टीम तैयार थी, लोग तैयार थे, लेकिन अब असली काम शुरू होना था। इन सारे आइडियाज़ को, इन सारी बहसों को संविधान के आर्टिकल्स यानी अनुच्छेदों में कैसे बदला गया। ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, ये किसी मैराथन से कम नहीं थी। इस काम में कितना वक्त लगा, इसका अंदाज़ा आप बस इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, लगभग 3 साल। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, बल्कि एक एक चीज़ पर सोच विचार करके बड़ी मेहनत से किया गया काम था। तो ये सफ़र शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब असेंबली की पहली मीटिंग हुई। कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जिसने एक तरह से संविधान का विजन सेट किया। फिर 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। और फिर लंबी बहसों के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपना लिया गया। और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हो गया, जिस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस दस्तावेज में था क्या? वो कौन सी बड़ी बातें थी, कौन से सिद्धांत थे जो हमारे गणतंत्र की नींव बने? सबसे पहली और बड़ी बात थी हमारा क्वेजी फेडरल स्ट्रक्चर, यानी अर्धसंघीय ढांचा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में राज्य भी हैं और एक मजबूत केंद्र सरकार भी है। ये एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश थी जिससे देश की विविधता भी बनी रहे और देश एक भी रहे। इसीलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरा बड़ा सिद्धांत था सेक्युलर स्टेट, यानी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सारे धर्म बराबर होंगे और वह सभी धर्मों का सम्मान करेगी और सबके अधिकारों की रक्षा करेगी। फिर एक और बहुत ही अहम फैसला लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का। मतलब हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र का भी नागरिक है और भारत का भी नहीं। हमारी पहचान एक है, भारतीय। ऐसा इसलिए किया गया ताकि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिले। इसे और अच्छे से समझने के लिए जरा अमेरिका से तुलना करते हैं। वहां डुअल सिटीजनशिप है, मतलब एक व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होता है और जिस स्टेट में वो रहता है, जैसे कैलिफोर्निया या टेक्सास, उसका भी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहां सिर्फ एक नागरिकता है, भारतीय नागरिकता।
हमारे संविधान निर्माता सिर्फ 1950 के बारे में नहीं सोच रहे थे, उनकी नज़र भविष्य पर थी। इसीलिए उन्होंने संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जो आने वाले वक्त में देश को स्थिर रखने और आगे बढ़ने में मदद करें। जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस। देखिए, मुश्किल वक्त किसी भी देश पर आ सकता है, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए संविधान में आपातकालीन प्रावधान डाले गए। आर्टिकल 352 के तहत युद्ध जैसी स्थिति में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक संकट होने पर प्रेसिडेंट्स रूल, और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सब इसलिए ताकि मुश्किल समय में देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सके। और लोकतंत्र का मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी सरकार नहीं है। लोकतंत्र को देश के कोने-कोने तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बाद में संविधान में एक और अहम चीज जोड़ी गई, ये 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, यानी ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता दस्तावेज। इसमें बदलाव की गुंजाइश रखी गई है ताकि ये आने वाले समय और बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, 1950 में लिखा गया एक दस्तावेज आज के भारत के लिए और आने वाले कल के भारत के लिए इतना प्रासंगिक कैसे है? आखिर इसकी इस मजबूती का राज क्या है? शायद इसका जवाब हमें उन लोगों की दूर की सोच और उनके बनाए इस लचीले ढांचे में ही मिलता है।